नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 140 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो कि 8 मिनट तक बोला जाएगा। जनसत्ता से लिया गया है। 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि आपको डेली नए नए शब्दों की डिक्टेशन और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। रेडी, स्टार्ट। यह अपने आप में विचित्र है कि कोई सरकार धन की कमी बताकर किसी रेल परियोजना में आर्थिक योगदान करने से मना कर दे, लेकिन उसे विज्ञापनों या अन्य मदों में फिजूलखर्ची से कोई परहेज न हो। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इसी रवैये पर सवाल उठाते हुए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और कहा कि आपके पास विज्ञापनों के लिए पैसा है तो फिर उस परियोजना के लिए धन क्यों नहीं है जो लोगों को बेहतर सुविधा देगी। गौरतलब है कि कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को रैपिड रेल परियोजना के मद में 500 करोड़ रुपये का योगदान देने का निर्देश दिया था, मगर दिल्ली सरकार ने कहा कि बजट की परेशानी की वजह से वह इसके लिए वित्तीय मदद नहीं कर सकती। यह किसी सरकार के हाथ खींचने का वाजिब कारण लग सकता है, लेकिन अगर वही सरकार अन्य मदों में खुले हाथों धन खर्च कर रही हो तो यह सवाल स्वाभाविक है कि आखिर जनहित के किसी काम के लिए उसके पास पैसों की कमी क्यों हो जाती है। शायद यही वजह है कि इस रुख से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से 2 हफ्ते के भीतर पिछले 3 वित्तीय वर्षों में विज्ञापनों पर हुए खर्च का ब्यौरा मांगा है। गौरतलब है कि रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम के जरिए दिल्ली को राजस्थान हरियाणा से जोड़ा जाना है। इसी में दिल्ली सरकार को भी अपना अंशदान देना था, जिसे देने से उसने मना कर दिया। वही सूचना का अधिकार कानून के तहत सामने आई जानकारी के मुताबिक सन 2012-13 में जहां इस सरकार का विज्ञापन पर खर्च 11.18 करोड़ रुपये था, मार्च 2022 से जुलाई 2021 के बीच बढ़कर 490 करोड़ रुपए हो गया। सवाल है कि आम आदमी पार्टी सरकार को जनहित के लिए बनाई गई किसी परियोजना में हिस्सेदारी करने में हिचक क्यों होती है, जबकि अपने नेताओं और पार्टी का प्रचार करने के मकसद के विज्ञापनों पर खर्च में उसे कोई संकोच नहीं होता। ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहते हैं जब सरकारें किसी जनोपयोगी कार्य या योजना के लिए धन की कमी को कारण बताती हैं और सिर्फ इस वजह से कोई काम सालों साल टलता रहता है। मगर दूसरी ओर विज्ञापनों से लेकर ऐसे मदों में सरकार की ओर से धन कई बार पानी की तरह बहा जाता है। इसे सरोकारों पर फिजूलखर्ची का हावी होना कहा जा सकता है, खासकर जो सरकार सादगी के दावे पर ही जनता के लिए काम करने की बात कहती रही है। उसके खर्च और सरकार को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का उभार और सत्ता में आने के पीछे एक बड़ा कारण यही था कि उसके नेता अरविंद केजरीवाल की ओर से दूसरी पार्टियों और सरकारों की फिजूलखर्ची और जनकल्याण के कामों के बजाय दिखावे पर सवाल उठाए गए। इस तरह के नारों का स्वाभाविक ही आम लोगों पर असर पड़ा और उन्होंने सादगी को अपनी नीति बताने वाली आप पर भरोसा किया। लेकिन पिछले कई सालों के अनुभवों के आधार पर कहा जा सकता है कि दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद इस पार्टी का रवैया भी बाकी सरकारों से बहुत अलग नहीं रहा है। खासकर विज्ञापन और प्रचार पर दिल्ली सरकार के खर्चों को लेकर जैसे सवाल उठते रहे हैं, उसने आप और उनके नेताओं के सरोकारों को प्रश्नांकित किया है। मणिपुर के संदर्भ में देखा जा सकता है कि किसी संवेदनशील मसले की अनदेखी या उसके हल को लेकर समय पर जरूरी कदम न उठाने का नतीजा क्या हो सकता है। इस हिंसा और अस्थिरता के लिए सभी संबंधित पक्ष अपने अपने कारण बता और एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन हिंसा की शुरुआत के समय ही यह साफ हो गया था कि इस मामले पर सरकार को वक्त रहते जो कदम उठाने चाहिए थे उसे लेकर लापरवाही बरती गई। अब हालात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को सरकार से यह पूछना पड़ा है कि उसने मणिपुर
संकट के हल के लिए क्या किया। गौरतलब है कि मणिपुर में हिंसा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 3 मुख्य बिंदुओं पर राज्य सरकार से जवाब मांगा। इन बिंदुओं में वहां मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हो रही हिंसा को रोकने के लिए उठाए गए कदम, बेघर और हिंसा प्रभावित लोगों को दोबारा बसाने, सुरक्षा बलों की तैनाती और कानून व्यवस्था की जानकारी देना शामिल है। यूं सरकार यह जरूर कहती है कि उसने मणिपुर में बिगड़े हालात में सुधार के लिए जरूरी कदम उठाए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वहां 2 महीने पहले मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति दर्जे से जुड़े मसले पर शुरू हुई हिंसा आज भी जारी है। सवाल है कि देश के किसी राज्य में किसी भी सवाल पर भड़की हिंसा और अराजकता अगर इतने लंबे वक्त तक जारी रहती है तो यह किसकी नाकामी है और इसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाएगा। राज्य सरकार की ओर से कानून व्यवस्था को कायम रखने को लेकर जो भी कदम उठाए गए हैं उसका हासिल क्या हुआ है। इस सिलसिले में केंद्र सरकार की ओर से भी शांति समिति बनाने की पहल हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और मणिपुर सरकार ने कहा है कि राज्य में स्थिति धीरे धीरे ठीक हो रही है, मगर हकीकत यह है कि अब तक इस मसले को सुलझाने की कोशिशें नाकाम ही हुई हैं और मणिपुर में जातीय हिंसा जारी है। रविवार को भी वहां चल रहे संघर्ष में 4 लोगों की हत्या कर दी गई। अब तक कुल 110 लोग मारे जा चुके हैं। विचित्र है कि जहां हालात को नियंत्रित करने के लिए हर स्तर पर जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए, वहां के मुख्यमंत्री ने इसके पीछे विदेशी हाथ होने की आशंका जाहिर की है। अगर ऐसा है भी तो ऐसी ताकतों का पर्दाफाश करने और हिंसक संघर्षों को तुरंत रोकने की जवाबदेही किसकी है। अगर उग्रवादियों की ओर से किसी खास समुदाय के विनाश की खुलेआम धमकी देने की खबरें सही हैं तो उनके खिलाफ ठोस और साफ संदेश देने वाली कार्रवाई करना किसका दायित्व है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से राज्य में शांति और सौहार्द लौटाने की अपील के बाद कुछ कुकी संस्थाओं ने मणिपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाए अवरोध हटा लिए थे, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि टकराव में शामिल सभी संबंधित पक्षों के बीच संवाद और विश्वास बहाली की प्रक्रिया बिना शर्त तुरंत शुरू की जाए, क्योंकि आखिरी हल संवाद के जरिए ही निकलना है। यह सुनिश्चित करना सरकार की ही जिम्मेदारी है। विडंबना है कि जो काम सरकार को अपने ओर से करना चाहिए था, हिंसा और अराजकता को रोकने के लिए हर संभव उपाय करने चाहिए थे, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है। स्टॉप। दोस्तों, अगर डिक्टेशन अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।